गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी और लोगों को ज्वाइन होने देते हैं। अभी 7 लोग ही आए हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग। सो बेसिकली इसमें हम कार्डियो की इम्पोर्टेंस जो है उसको पढ़ेंगे कि हमें कार्डियो क्यों करना चाहिए, और इवन ये भी पता करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर जो वर्ड होता है ये बना कैसे है। सो ऑब्वियसली ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कार्डियो एंड वस्कुलर। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि कैसे ये वर्ड डिजाइन हुआ। जैसे हमने कल मैंने आपको बताया था कार्डियक अरेस्ट, है ना, कि हमने जब हार्ट के मसल स्टडी किए थे तो हमने पढ़े थे उसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं, तो वो कार्डियक वहां से वर्ड था। और उससे जैसे हम नॉर्मल भाषा में तो हार्ट अटैक बोल देते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट इज मोर प्रोफेशनल, या साइंस की अगर भाषा में हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट जो है, डॉक्टर्स वगैरह उसको कार्डियक अरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ के मसल्स को कार्डियक मसल्स बोला जाता है। तो इसमें हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि क्यों हमें कार्डियो करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और बेस्ट टाइम टू ट्रेन। सो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कार्डियो वर्कआउट से पहले करेंगे या कार्डियो वर्कआउट के बाद में करेंगे, कितना कार्डियो करें, ये भी कंफ्यूजन होती है। एंड फैट लॉस में तो चलो कार्डियो करना ही है क्योंकि उसके बिना फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। बट जब हम मसल गेनिंग कर रहे हैं या हम गेनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जनरली हमारी एक थिंकिंग रहती है कि यार क्यों करें कार्डियो, मैं तो गेनिंग पे हूँ, तो कार्डियो से मेरा मसल लॉस होगा। बट वहां पर भी हमने कैसे कार्डियो को मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम कार्डियो करते हैं सो वाइल मसल गेनिंग तो उसका क्या बेनिफिट है, तो ये भी हम साथ साथ सीख लेंगे। हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है, जैसे हमारा जो दिल है वो कितनी बार 1 मिनट में धड़कता है, तो किसी का 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा। तो जनरली एनीथिंग बिटवीन 60 to 80 ठीक माना जाता है एज अ रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, और जितना कम होता है उतना बेटर होता है, बाकी डिटेल में हम आगे जानेंगे। और हार्ट रेट और आपके हेल्थ का भी रिलेशन होता है कि आपका जो हार्ट रेट आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, उसका आपकी हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे बिलोज ब्रीदिंग या वाल्सम मैनर करके एक टेक्निक होती है, वो जो हम यूज कर सकते हैं वाइल लिफ्टिंग हैवी। और इसी टेक्निक को हम प्रैक्टिकली सीखते हैं जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। और तो ये सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी अ, चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू कार्डियो। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियो वस्कुलर ट्रेनिंग जो है इसमें हम इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो वस्कुलर जो वर्ड आया है दैट इज फ्रॉम वेसल्स, विच इज ब्लड वेसल्स। आई थिंक कल भी हमने ब्लड वेसल्स का पढ़ा था थोड़ा सा। तो ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, सो आर्टरीज जो है जनरली इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स में जो है जो यू नो इतनी ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्लड में जो वेन्स में होता है हमारे। और कैपिलरीज काइंड ऑफ एक्सचेंज का काम करती हैं अमंग आर्टरीज एंड वेन्स। और जब हम आर्टरीज की बात करते हैं तो दैट वो डीप हैं, मतलब वो हम देख नहीं सकते। लेकिन जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, वेन्स तो दिखती हैं। वेन्स को हम, अगर हमारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो है तो हम वेन्स को देख सकते हैं, और कैपिलरीज को भी हम ऑब्वियसली नहीं देख सकते। सो कार्डियो जो वर्ड है, ये कार्डियक जो वर्ड था हमारा, वहीं से ये कार्डियो लिया गया। तो बेसिकली इसमें हम जनरल टिप्स, लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जैसे हमारे वर्कआउट के लेवल्स होते हैं कि हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, कि हमने वेट इंक्रीज कर दिया, रेप्स इंक्रीज कर दिए, टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज कर दिया, रेस्ट पीरियड्स कम कर दिए। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं जैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। ऐसे ही हम जब हम कार्डियो की बात करते हैं उसमें भी हमारे
तीन लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी होते हैं कि कैसे हम कार्डियो में प्रोग्रेस करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एनर्जी एक्सपेंडिचर की कार्डियो करते टाइम कितनी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, और कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ कार्डियो जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्रॉस, तो इनके बेनिफिट्स, इनको सही ढंग से करने का तरीका जो है हम सीखेंगे। और इसके अलावा और भी जो जिम में मशीन्स होती हैं, एक तो जैसे रोवर्स हैं, स्टेयर मास्टर है, उसके बारे में भी। बट उसके बारे में हमने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ी जो मशीन्स हैं, चलो हमारे जिम्स में तो बहुत कॉमन है अब ये दोनों मशीन्स, रोवर्स और स्टेयर मास्टर, पर जनरली जिम्स में रोवर और स्टेयर मास्टर नहीं होता, और इट जस्ट अनदर इक्विपमेंट जिसपे कार्डियो होता है, और इसलिए कुछ अलग से तो बताने की जरूरत नहीं है। बट यस, वो भी एक तरह का कार्डियो ही है जो हम स्टेयर मास्टर पे करते हैं, और बहुत मुश्किल कार्डियो है, मतलब वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैंने देखा है कि जिम में ज्यादातर लोग ट्रेडमिल को प्रेफर करते हैं, इवन क्रॉस ट्रेनर और साइकिल से भी पहले लोग ट्रेडमिल पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसका ये कारण होता है कि ट्रेडमिल करनी सबसे इजी है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम सारा दिन करते हैं। ठीक है, हम सारा दिन घर में चल रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में चल रहे हैं, तो वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारा ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता ज्यादा करने से, तो हमें बड़ा इजी लगता है। तो सारे ही तकरीबन जिम में जो आते हैं तो वो ट्रेडमिल ही करते हैं, और आप ये भी देखोगे कि हर जिम में आपको मैक्सिमम जो कार्डियो इक्विपमेंट मिलेगा वो कार्डियो ट्रेडमिल ही मिलेगा। मतलब अगर छोटा जिम है तो ट्रेडमिल पक्का होगी, और अगर बड़ा जिम है तो सबसे ज्यादा ट्रेडमिल होंगी उसके बाद क्रॉस ट्रेनर होंगे। ठीक है? सबसे पहले नंबर होता है ट्रेडमिल्स का, फिर होता है साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग का भी इसीलिए होता है क्योंकि साइकिल भी हमने बहुत चलाई होती है बचपन में, ओवर द इयर्स, तो जिसको ट्रेडमिल नहीं मिलती फिर वो साइकिल में जाता है। साइकिल के बाद होता है फिर क्रॉस ट्रेनर। अब क्रॉस ट्रेनर भी करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अगेन वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमने, जिसकी हमें हैबिट नहीं होती, तो हमें बहुत मुश्किल लगती है वो मेंटली करनी। क्रॉस ट्रेनर मैंने आई थिंक बहुत कम किया है क्रॉस ट्रेनर। और उसके बाद स्टेयर मास्टर। स्टेयर मास्टर तो एक भी अगर जिम में है तो वो भी खाली ही रहता है ज्यादातर, जो मैंने देखा है। स्टेयर मास्टर कोई नहीं करता क्योंकि स्टेयर मास्टर 10-15 मिनट करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर हमारा गोल है जस्ट टू बर्न स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैलोरीज, हमारा गोल ये नहीं है कि मैंने आधा घंटा कार्डियो करना है, हमारा गोल ये है कि मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करनी है। अब वो चाहे 15 मिनट में हो चाहे 20 मिनट में हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो स्टेयर मास्टर पे आप वो चीज बड़ी जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ताकत लगने वाली है आपकी कि आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा एलिवेट हो जाता है कि वो सेम सेट ऑफ कैलोरीज बहुत कम समय में बर्न हो जाती है। ठीक है, सो ऐसी ही इसमें हम जो है इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। सो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है दैट इज, अगर इसका हमने एक मीनिंग देखना है तो एंड्योरेंस का मतलब तो वही है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लगातार कर रहे हैं। और जब हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने मस्कुलर एंड्योरेंस पढ़ा, जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी को फिटनेस वाली कैटेगरी में फिट करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, जिसमें से एक ये भी था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। उसका मीनिंग हमने वहां भी स्टडी किया था, काइंड ऑफ सिमिलर मीनिंग मीनिंग ही है बट मोर इन डेप्थ। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब ये हुआ कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स हैं। ठीक है, ये तीनों की एंड्योरेंस, ज्यादातर मैक्सिमम तो मैं बोलूंगा लंग्स की और हार्ट की, क्योंकि ब्लड वेसल का तो ये है कि उन्होंने तो सिर्फ एक सड़क का काम है उनका, तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक एक चीज को लेके जाना, तो उनका एज सच कोई इतना डायरेक्ट रोल नहीं है। बट जहां तक हार्ट की और लंग्स की बात है, उनका एक डायरेक्ट रोल होता है, खासकर हार्ट का, टू पंप द ब्लड। ठीक है, तो ये एक हमारा सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और लंग्स हैं। और अब जब हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की बात करते हैं तो हम उस क्षमता की बात कर रहे हैं, उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हमारे हार्ट की कैपेसिटी, हमारी ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी और हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड दैट्स फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, उनको वर्किंग मसल्स तक लेके जाना,
और जब हम एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये काम कितनी देर तक लगातार आपका हार्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कितनी देर तक आपके हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स बिना थके, बिना सांस चढ़े कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। अब इसका दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था मस्कुलर एंड्योरेंस। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छी हो, लेकिन क्योंकि आपने कार्डियो ज्यादा नहीं कर रखा तो आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं है। सो हार्ट से पहले आपकी थाइज या आपकी लेग्स थकना शुरू हो जाती है, मतलब आपके मसल्स थकने शुरू हो जाते हैं। दिस कैन हैपन, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हो, बहुत साल हो गए हैं आपको रेगुलर वर्कआउट करते हो, पर आपने कार्डियो पे कभी खास फोकस नहीं किया, इट विल हैपन विद यू, इट हैज हैपन विद मी, कि मेरे को सांस वगैरह नहीं चढ़ता कि मैं भाग रहा हूं तो भाई वो सांस चढ़ने लग गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी, जैसे टिबियालिस मसल होता है हमारा एक, जो जहां पर शिन होती है हमारी, लेग, लोअर लेग का आगे वाला हिस्सा, ठीक है। और वो हमें पैर को, अगर आपको अब याद आ रहा है कि डॉर्सी फ्लेक्शन करने में, मतलब कि जब हम क्लच को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो हमें वो करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ अगर आपने डंबल को ऊपर उठाना है, मतलब जिसमें हम पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो वो जो मसल होता है, सपोज ये मेरा पैर है, ठीक है, ये मेरा पैर है और ये मेरी लोअर लेग है, तो जो चीज मेरे को इसको ऊपर उठाने में हेल्प कर रही है, ठीक है, दैट इज द टिबियालिस मसल, ठीक है। और वो थकना शुरू हो जाता है, मेनली मैंने देखा है उसमें पेन, इन्फ्लेमेशन, दर्द सी होनी शुरू हो जाती है। इतनी जल्दी क्वाड्रिसेप भी नहीं थकते, पर वहां मैंने देखा है, मेरे सबसे पहले वहां पेन स्टार्ट होता है। तो दोनों चीजें हैंड इन हैंड होती हैं कि आप में कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस भी होनी चाहिए, मस्कुलर एंडोरेंस भी होनी चाहिए। बट अभी हम कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस पढ़ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि डिफाइंड एज द कैपेसिटी आपके हार्ट की, ब्लड वेसल की, लंग्स की, ताकि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द वर्किंग मसल, चाहे वो लेग्स हैं, चाहे वो आर्म्स हैं, हार्ट है, ठीक है, कितनी देर तक लगातार आपका हार्ट बिना थके ये काम कर सकता है। जितनी ज्यादा देर तक कर सकता है उतनी ज्यादा आप में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आप बिल्ड करते हो, मतलब कार्डियो कर करके आप वो चीज बिल्ड कर सकते हो अपने अंदर, आपकी हार्ट की कैपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। जब हम हार्ट की कैपेसिटी बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपका हार्ट क्या है, आपका हार्ट सिर्फ एक पंप है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे घर में, चलो आजकल तो हर एक के घर में एसी हैं, ठीक है, बट अगर आपने अगर क्या सबने कूलर तो देखे होंगे, ठीक है, तो कूलर के अंदर क्या होता था, कूलर के अंदर ना एक मोटर लगती है, जिससे सबमर्सिबल मोटर बोलते हैं, ठीक है। सबमर्सिबल मतलब पानी के अंदर होती है वो मोटर, ठीक है। अब उस मोटर को आप हार्ट मान लो, ठीक है, कि वो मोटर जो है वो हार्ट है आपका, तो वो पानी के अंदर है, और वो मोटर क्या कर रही होती है, पानी खींच रही होती है और ऊपर लेके जा रही होती है, और फिर वो चारों, तीनों साइड, पीछे और दोनों साइड जो है वो पानी गिर रहा होता है। आपके हार्ट का भी कुछ ऐसा ही काम है, ब्लड को, एक तरह से ब्लड को खींचना, और फिर ऑब्वियसली लंग्स तक भी भेजता है वो पहले, ताकि उसमें ऑक्सीजन भरी जाए और CO2 निकाली जाए। CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं लंग्स, ऑक्सीजन उसमें भर देते हैं और हम CO2 एक्सेल कर देते हैं। फिर वहां से वापस वो हार्ट के पास जाता है ब्लड, फिर हार्ट उसको आगे पूरी बॉडी को भेज देता है, तो ये सर्कल ऐसे चलता रहता है। तो हार्ट का काम कुछ ऐसा है, बस पंप करना ब्लड को, ठीक है, और हार्ट का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। तो जब हम एंड्योरेंस की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये क्षमता कितनी ज्यादा है। जब एक बार आपका हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, तो ये जो आगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड फेंकेगा वो कितना ज्यादा है। वो कैसे पता लगता है कि अगर आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो आपका हार्ट पर मिनट ज्यादा धड़केगा, ठीक है, और अगर आपके हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है तो वो पर मिनट कम धड़केगा, ठीक है। जैसे कि जब हम बैठे हैं, ठीक है, आप लोग आराम से बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, तो अभी हो सकता है आपका हार्ट रेट आ जाए 60, 65, 70, ठीक है, क्योंकि उतनी ही अभी जरूरत है बॉडी को, अभी कुछ एक्स्ट्रा ब्लड किसी साइड भेजने की कोई खास नीड है नहीं। यही आप सुबह उठते ही चेक करोगे, इससे भी कम आएगा। हो सकता है किसी का 50 आए, 55 आए, ठीक है, जिसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं। फिर जब हम वर्कआउट करते हैं तो किसी का कितना भी एलिवेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कआउट। जैसे जब मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ तो आफ्टर अ हैवी स्क्वाट सेट मेरा 160 भी चला जाता है कई बार, 120 नहीं, सॉरी 160 तो नहीं, 120, 130 तक जाता है, 120 तक। लेकिन अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ और मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ पूरी तेज,
160 बीट्स तक चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। बट हमेशा ये माना जाता है कि जितनी कम आपका हार्ट बीट करे 1 मिनट के अंदर, दैट यूजुअली मीन्स कि आपका हार्ट बड़ा हेल्दी है, कि आपके हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। अगर सिंपली आप बैठे हो और आपका हार्ट 80 पे घूम रहा है, 80 के आसपास घूम रहा है, तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ज्यादा काम अब पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल है कि क्यों, क्योंकि अ, अपना माइक ऑफ रखो कार्तिक। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं। जैसे एक कारण हो सकता है ब्लॉकेजेस हो सकता है आर्टरीज में आपके ब्लॉकेज हो, इस करके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आर्टरीज नैरो हो गई हैं तो ब्लड को आगे कम वॉल्यूम जा रहा है आगे ब्लड का, तो हार्ट को तेज बीट करना पड़ रहा है उस वजह से। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट यूजुअली जितना कम आपका हार्ट रेट है, ठीक है, उतना सही है। जैसे कि मान लो सुबह अगर आपका हार्ट रेट आ रहा है उठते ही 55, तो आप मान सकते हो कि आपका हार्ट काफी हेल्दी है। ठीक है। और अगर कोई डिफिकल्ट एक्टिविटी करते टाइम भी आपका हार्ट रेट कोई बहुत ज्यादा एलिवेट नहीं हो रहा, मतलब आप ऐसे बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहे, वो भी आप मान सकते हो कि हाँ, इस दैट मीन्स योर हार्ट इज हेल्दी। उसके बाद एक और कंडीशन है कि मान लो आपका हार्ट रेट एक बार ऊपर गया, जितना मर्जी चला गया, 160 180, ठीक है, इतना तो वैसे जाएगा ही कार्डियो में, और वापस बड़ी जल्दी नीचे आ गया, मतलब जब 160 से दोबारा से 90 80 तक बड़ी जल्दी आ गया, वो भी एक हेल्दी हार्ट की निशानी होती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो बताती हैं कि, जैसे हमने एक अभी पॉइंट डिस्कस किया था हार्ट हेल्थ और हार्ट रेट का, तो काइंड ऑफ हम उसमें यही पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, अब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सिस्टम वही है जिसमें आपका हार्ट है, लंग्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। तो जो हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी हो गया ब्लड वेसल्स, हार्ट, और रेस्पिरेटरी हो गया लंग्स, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, और सारे पोषण तत्व जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गन्स तक पहुंचाने, मसल्स तक पहुंचाने, और जो वेस्ट है वो लिवर, किडनी और लंग्स पर तक लेके आना, ताकि वो बॉडी से उसको निकाल पाए। तो लिवर तो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हर चीज को फिल्टर करता है। आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लिवर से होके नहीं गुजरती। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, मतलब अगर कोई मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो लिवर को बाईपास कर लेते हैं कई बार। बट अभी हम बिल्कुल नॉर्मल जनरल सी बात कर रहे हैं, तो लिवर आपका एक तरह का एंट्री गेट होता है। वो हर चीज को, हर टॉक्सिन को रिमूव करता है आपकी बॉडी से। जैसे छोटा सा आपको फटाफट बता देता हूँ, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो आपकी फूड पाइप के होते हुए वो पहले स्टमक में जाती है, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली होती है एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज की एब्जॉर्प्शन, मतलब निचोड़ दिया जाता है उस चीज को। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको बिल्कुल उसका जूस निकाल देता है उस चीज का, और वो जो जूस है वो लिवर के पास जाता है। ठीक है। लिवर के पास जाने के बाद लिवर उसको फिर जितनी भी उसमें से टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं कुछ है वो करता है, और फिर आगे वो आ, जो है ब्लड में चली जाती है वहां से चीज एक। क्वेश्चंस ना हम ऐसा करेंगे, हम एंड में लिया करेंगे, क्योंकि ना ऐसे फिर लेक्चर बहुत स्ट्रेच होता है, तो आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। ठीक है। 220 - एज, यस, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है रवि, हार्ट रेट निकालने का। बट इससे एक एडवांस तरीका भी होता है, ये बहुत कोई अच्छा तरीका नहीं है निकालने का, हम आएंगे इस पे, जल्दबाजी मत करो। ठीक है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके इकट्ठे काम करते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, मसल्स तक पहुंचाते हैं, और वहां से जो भी वेस्ट है लिवर से, जैसे लिवर का मैंने आपको समझा दिया। अगेन किडनीज का काम भी यही है, ब्लड को फिल्टर करना। लंग्स का काम है कि जो हार्ट है वो लंग्स तक भेजता है ब्लड को, और ब्लड उस जो जो लंग्स हैं आपके उसमें ऑक्सीजन भरते हैं,
और वापस फिर दोबारा से वहां से घूम के ब्लड हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देता है, और वहां से वो जो CO2 है वो अपने पास रख लेते हैं, CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये दोनों सिस्टम जो हमारी बॉडी के हैं, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लगातार हमेशा काम करते रहते हैं। तो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी कि हार्ट फंक्शन एज अ पंप। ऑक्सीजन पुअर जो ब्लड है, ठीक है ना, वो हमारा हार्ट राइट साइड पे रिसीव करता है और लंग्स को पंप कर देता है टू एलिमिनेट CO2 और एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी, वापस भेज दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो थी वहां से बाहर निकाल दी, और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस जाता है लंग्स से टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और वहां से फिर जो पूरी बॉडी को जो है वो पंप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हार्ट जो है वो काम लगातार उसमें चलता रहता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास जब हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज और बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स का काम है, ये सारे खून को लेके घूम रही हैं, हार्ट तक लेके आना, हार्ट से फिर पूरी बॉडी को देना, ये सब कुछ ब्लड वेसल्स कर रही हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की जब हम बात करते हैं तो वेसल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अंदर से खाली है। ठीक है, तो वेसल्स जो होती हैं वो भी हमारी अंदर से खाली होती हैं, उसमें से खून जो है वो दौड़ रहा होता है। तो वेसल्स जो है हमारी ब्लड वेसल दैट आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज में ज्यादातर हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हार्ट से इनटू द कैपिलरी नेटवर्क जाता है। ठीक है, और वेन्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है विच गोज बैक टू द हार्ट। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन पुअर है तो हार्ट उसको लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स उसमें ऑक्सीजन भरेगा, फिर वो दोबारा से हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पूरी बॉडी में घुमा देगा। तो ये चलता रहता है। जो कैपिलरी नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क एक तरह से एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, ये ड्रॉप ऑफ कर देता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जहां चाहिए बॉडी को, और वहां से सारी जो वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो लिवर के पास लेके जाना है, किडनी के पास लेके जाना है, वहां से उठा के ले आता है। तो कैपिलरी नेटवर्क एक तरह से एक्सचेंज का काम करता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो वेन्स बेसिकली ऑक्सीजन जो पुअर ब्लड है, ठीक है ना, उसको दोबारा से रिटर्न करती हैं हार्ट को, और कैरी करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाना, उसमें ऑक्सीजन भरनी, फिर वापस हार्ट के पास लेके आना। दैट कम्स अंडर वेन्स। कैपिलरी नेटवर्क आपका एक्सचेंज का काम कर रही है। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है? तो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा रही है इस कार्डियोवास्कुलर, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, स्किपिंग है, HIIT है, एनीथिंग, जो भी एक्टिविटी आपके हार्ट रेट को रेज कर रही है। अब इसमें यह है कि हमने ये जरूर देखना है कि जो भी एक्टिविटी हम अपने लिए चुनते हैं कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग में, वो हमारे इंटरेस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसको सूट करनी चाहिए, ताकि हम उससे बोर ना हो। क्योंकि कार्डियो में सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू नहीं रखते कार्डियो को फिर। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एक्टिविटी आप कार्डियो की अपने लिए चुनते हो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको वो करने में मजा आता है। ठीक है, और क्लाइंट है तो हमें वैरायटी ऐड करनी चाहिए, और हमें वर्कआउट्स की तरह अपनी ट्रेनिंग, जो कार्डियो ट्रेनिंग है उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड आप कैसे रख सकते हो? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। मतलब आप ये देख लो कि जब पहले दिन आपने कार्डियो किया, या पहले दिन भी नहीं, मतलब आपने कार्डियो करना शुरू किया तो इतने टाइम में आपने इतने किलोमीटर किए थे इतनी स्पीड पे, तो वो चीज आपने धीरे धीरे इंप्रूव करनी है। अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट कर ली, सपोज ट्रेडमिल पे कि मैं डेली आधा घंटा ट्रेडमिल करूंगा, तो पहले दिन जब आपने आधा घंटा ट्रेडमिल करी तो सपोज आपने 1 किलोमीटर चले या 2 किलोमीटर चले, तो अगले दिन आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं आधे घंटे में ही, अगले दिन नहीं मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं आधे घंटे में ही थोड़े ज्यादा किलोमीटर कवर करूंगा। फिर आप ये धीरे धीरे चीज बढ़ा सकते हो। ठीक है, तभी कैपेसिटी बढ़ेगी ना। सिर्फ ट्रेडमिल पे चलना इज नॉट कार्डियो। ठीक है, आपको कोशिश करनी होती है कि आपका जो हार्ट रेट है वो लगातार मिनिमम 100 से ऊपर रहे। ठीक है, तो 100 से ऊपर रहना चाहिए, तभी उस कार्डियो को करने का फायदा है। सिर्फ नॉर्मल चलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपके कुछ दिन के स्टेप्स हैं 8-10 हज़ार, वो जरूर पूरे हो जाएंगे, लेकिन एज सच आप उसको कार्डियो की कैटेगरी में नहीं गिन सकते, क्योंकि हार्ट रेट एलिवेट होना बहुत जरूरी है।
और ग्रेजुअली हमने इंक्रीज करना है अपनी इंटेंसिटी को, ताकि शिन स्प्लिंट्स ना हो, टिबियालिस में पेन ना शुरू हो। इसलिए धीरे धीरे हमने कार्डियो को जो है वो इंक्रीज करना है। तो बेनिफिट्स कार्डियो के क्या है कि इट प्रमोट्स वेट लॉस। ये तो हम सभी को पता है कि कार्डियो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम कार्डियो करते हैं तो उसमें जैसे हम कल पढ़ भी रहे थे कि टाइप 1 मसल फाइबर यूज होते हैं जो स्लो ट्विच होते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। और उसमें जहाँ एनर्जी बनती है हमारी, उसमें बॉडी फैट को भी यूज कर रही है, शुगर्स को भी यूज कर रही है टू मेक एनर्जी। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है एरोबिक उस टाइम एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है। तो जब हम कार्डियो करते हैं उस टाइम बॉडी एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज करती है। सो एरोबिक एनर्जी सिस्टम में बॉडी का जो फ्यूल है दैट इज फैट। ठीक है। और ऑक्सीजन भी चाहिए बॉडी को। तो ये सारी कंडीशन सिर्फ कार्डियो में ही मैट होती हैं। तो इसलिए हमें कार्डियो करना पड़ता है टू बर्न ऑफ फैट। और दूसरी शर्त ये भी होती है कि हम डेफिसिट में रहें। डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है, तभी हमें उसका बेनिफिट मिल पाएगा कार्डियो का, तभी हम वेट लॉस उससे कर पाएंगे। तो हार्ट और जो लंग्स हैं, जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर हार्ट है तो मैंने बताया उसकी पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक बीट में वो आगे, जैसे 5 लीटर खून होता है हमारी बॉडी में ना, जो हर टाइम घूम रहा है, तो वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है हार्ट की टू पंप, वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज्यादा पंप करता है एक ही बारी में। और लंग्स की भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो जैसे जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पे हम अगर वहां जाके उस जगह जाके जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, अगर हम वहां जाके ट्रेनिंग करें, जिसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी बोला जाता है, जो एथलीट्स करते हैं जब आप अपनी बॉडी को पुश करने के लिए, तो वहां पर हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जाके ट्रेन कर रहे हो जहां पर ऑक्सीजन कम है। ठीक है। तो आपके हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके लंग्स को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब आप उस कंडीशन में एक्सरसाइज करते हो, उस कंडीशन में ट्रेन करते हो, तो जब आप वापस नॉर्मल जगह पे आते हो, तो आपकी जो यू नो एफिशिएंट एफिशिएंसी है हार्ट की और लंग्स की, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से ही बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी। सो बोन डेंसिटी मीन्स बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। तो वो इम्प्रूव होगी आपकी कार्डियो से भी। और जैसे कि कोई भी वर्कआउट करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। और अगर हम किसी वजह से थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो वो ठीक होता है। ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, वो रिलीज होते हैं। और नेचुरल पेन किलर्स भी बोला जाता है इनको। और हमारी एबिलिटी टू स्लीप जो है वो भी बेटर होती है। और अगर हमारी स्लीप अच्छी होगी तो हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो ये कार्डियो के बेनिफिट्स हैं। वैसे ये बेनिफिट्स तो किसी भी वर्कआउट के हैं, मतलब अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन भी करते हो तब भी। ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स। और अगर हम कार्डियो करते हैं तो डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड सम कैंसर्स, पर्टिकुलरली प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, क्योंकि आप कार्डियो कर रहे हो और आप हार्ट की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो। तो इसलिए हार्ट अटैक होने के चांस या हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के चांस कम है, क्योंकि आप कार्डियो कर रहे हो। तो आपके ब्लड के अंदर जो फैट होता है हमारे, वेदर इट्स एलडीएल, वेदर इट्स एचडीएल, लिपिड्स जो है, ट्राइग्लिसराइड है, वो सब हेल्दी रेंज में रहेगा। और जब जब वो हेल्दी रेंज में रहेगा तो आर्टरीज में ऐसे फालतू कुछ जमा नहीं होगा। तो आपकी आर्टरीज हेल्दी रहेंगी और हार्ट की ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। जब हार्ट की ज्यादा ताकत नहीं लगेगी तो सब स्मूथ चलेगा। जैसे कल हम एलवीएच के बारे में पढ़ रहे थे, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो बेसिकली वो मेन हमारा वेंट्रिकल होता है हार्ट का, जो ब्लड पंप करता है। और उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसमें, कि मतलब वो थोड़ा बड़ा एनलार्ज कर लेता है खुद को ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। और इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है हाई बीपी। ठीक है। तो हाई बीपी की वजह से भी वो वेंट्रिकल जो है कई बार बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा कर लेता है। और प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर तो फीमेल्स में होता है ऑब्वियसली। एंड
प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है मेल्स के अंदर, और ये इसका जो काम है दैट इज, जो हमारा मेल्स में सीमन होता है उसको ये नरिश करने के लिए एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट। ठीक है, और आफ्टर अ सर्टेन एज हमें इस ग्लैंड की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ओल्ड एज में जाके प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये एनलार्ज भी हो जाता है, और कभी कभी यहाँ कैंसर भी हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, तो उसी रिस्क की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कार्डियो करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके होने के चांस जो है ओल्ड एज में कम हो जाते हैं। तो क्योंकि मेन में ओल्डर एज मतलब 60 के बाद या अराउंड 60 ये बहुत देखा जाता है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। इंक्रीजेस वंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत जनरल सा पॉइंट है, जब आप फिट दिखोगे तो ऑब्वियसली यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड पैटर्न्स ऑफ स्लीप इंप्रूव होते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो जो डेली चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ के वो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो फेस कर सकते हो। आपके, अब ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमारे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होते हैं इससे, क्योंकि जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको अपनी कुछ रिपोर्ट्स के नंबर्स दूं तो मैंने इस साल जनवरी में, 20 जनवरी से टू बी प्रिसाइज, बहुत मैं सीरियस हुआ था फिजिक को लेके, और मैंने फेब में अपने टेस्ट कराए थे। तो उस टाइम मेरे जो वैल्यूज आई थी, अब वो एग्जैक्ट बताने का तो मतलब ऐसे मुझे याद नहीं है, मतलब थोड़ी ऐसे नहीं कि आउट ऑफ रेंज थी, बट थोड़ी सी हायर साइड। ठीक है, और जब मैंने उसके बाद डाइट करी, डेफिसिट में रहा, कार्डियो किया डेली, कम से कम मैंने 1 1 घंटा कार्डियो भी किया, तो मेरी सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा मैंने देखा इम्प्रूव होगी विद इन, अभी कराया मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो एवरी वैल्यू मेरी, सब जितने भी मैंने टेस्ट कराए थे सारी वैल्यूज मेरी इंप्रूव होगी सारी, सिर्फ और डाइट, प्रॉपर डाइट, और उसकी वजह से, वर्कआउट की वजह से, और कार्डियो की वजह से मेरा HDL LDL नीचे आया, ट्राइग्लिसराइड बहुत नीचे आए, ट्राइग्लिसराइड मेरे 34 आ गए। ठीक है, और ये जो वैसे 100 से नीचे रहने चाहिए, ठीक है, तो मेरे 34 हो गए, और अर्लियर रिपोर्ट में थोड़े ज्यादा थे। तो ऐसे ही मेरा हर एक ब्लड मार्कर इंप्रूव हुआ, इवन मेरा TSH भी ज्यादा आया था, 3 के आसपास आया था मेरा, TSH 1 हो गया विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर मेरा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा था, वो मेरा दोबारा नॉर्मल हो गया, 7 हो गया, वो 21 22 आया था। फिर मेरा HbA1c जो हमारा 3 महीने का ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, वो मेरा अराउंड 4.8 था फेब में, और मेरा अभी 4.2 आया है, विच इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब ऑन द गुड साइड। तो सारे ब्लड मार्कर आपके इंप्रूव होते हैं जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। सो प्रॉपर ट्रेनिंग इज, डाइट भी अच्छी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, और कार्डियो भी कर रहे हो। क्योंकि मैं कार्डियो कर रहा था इसलिए मेरी पूरी लिपिड प्रोफाइल जो है वो बेटर होगी। ठीक है, और हम कभी ध्यान नहीं रखते इन चीज़ों का, लेकिन हमें हर 3 महीने बाद हमें ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए, स्पेशली अगर आप एनाबॉलिक्स यूज करते हो, और हर 6 महीने बाद तो सभी को कराने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्योंकि हमें बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, और जब हम कार्डियो करते हैं तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरा HbA1c इंप्रूव हुआ। तो HbA1c इज अ नंबर जो ये बताता है कि आपकी लास्ट 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बॉडी में कैसा था। मेरी इवन एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज भी इंप्रूव हुई। ठीक है, कि लास्ट 3 महीने में मेरी ग्लूकोज की एवरेज क्या थी। ठीक है, वो भी मेरी बहुत रिमार्केबली इंप्रूव हुई। और ये सारी चीजें ही आती हैं ग्लूकोज टॉलरेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी में। ठीक है, कि मेरी बॉडी ने कार्ब्स को या ग्लूकोज को बेटर यूटिलाइज करना शुरू किया, और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई। एक होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, बट बॉडी जिस तरह से उस इंसुलिन का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, शुगर है, वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, वो इंसुलिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा उस चीज को। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया बॉडी के अंदर। तो अगर कोई चेक कराता है अपना HbA1c और उसका ऐसे आ रहा है 5.7 5.6, ठीक है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक वाली साइड जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो अभी ध्यान रखना शुरू कर देगा तो यहीं से ये चीज दोबारा रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो हमें लगता है, जैसे मुझे लगता था कि मैं तो वर्कआउट करता हूँ, मैं तो हेल्दी खाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम ऑफ होते हैं ना, मतलब जैसे ही 3-4 महीने के लिए भी अगर आप ऑफ हुए डाइट से, आप सब खा रहे हो, यू नो आपने कोई कंट्रोल नहीं रखा हुआ, वर्कआउट छूट गया है, कार्डियो छूट गया है, ऐसे मतलब बॉडी दोबारा से सारी वैल्यूज खराब होनी शुरू होती है ना बॉडी में बहुत जल्दी। मतलब मैं खुद हैरान था कि यार इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, स्टिल अगर 3-4 महीने के लिए भी आउट ऑफ डाइट जाओ, आउट ऑफ ट्रेनिंग जाओ, तो एकदम से आपकी पूरी लिपिड प्रोफाइल और सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। आप सोचो TSH3, ठीक है, और T3 विच इज द मेन हार्मोन जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। T3 T4 दोनों ही करते हैं वैसे तो, पर T3 इज मोर लाइक जो फैट बर्निंग में बहुत हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में। मेरा T3 कम हो रहा था, 85, ठीक है, और TSH बढ़ रहा है। TSH बढ़ रहा है मतलब कि इट्स अ वेरी बैड साइन कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आपकी बॉडी को ज्यादा ताकत लगा रही है वो कि TSH ज्यादा बना रही है, लेकिन T3 T4 उतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फिर भी। अभी मेरा TSH जब दोबारा मैंने चेक कराया तो 1 आया, और T3 काफी इंप्रूव्ड आया। ठीक है, 100 से ऊपर समथिंग। तो T3 ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में T3 ज्यादा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अच्छा फैट बर्न करेगी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है। इट सिंपली मीन्स दैट। उसके बाद एथलेटिक परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली अगर आप कार्डियो करते हो तो एथलेटिक परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी ही होगी आपकी, क्योंकि जितनी आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करोगे उतना आपका हार्ट जो है वो बेटर वर्क करेगा, बेटर ब्लड पंप करेगा, और रिकवर जल्दी करेगा, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज ज्यादा बेटर करेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें जो है वो कार्डियो के मिलते हैं। अब बात आती है बेस्ट टाइम टू ट्रेन, कार्डियो करने का बेस्ट समय क्या है। तो वैसे तो मैं बोलूंगा कि जब मर्जी करो, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है। अ, जब टाइम मिल रहा है तब करो कार्डियो। अगर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो में, टाइम इतना मैटर नहीं करता। पहले कर लो, बाद में कर लो, दिन में कभी भी कर लो, रात को जाके कर लो, कभी भी करो, पर करो। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर हमने 1-2 कंडीशंस मेट करनी है, तो मान लो अगर किसी का गोल है टू इंक्रीज एरोबिक एंडोरेंस और वेट लॉस गोल है, तो शुरू में कर लो, पहले कर लो कार्डियो वर्कआउट से। और अगर हमारा गोल है मसल ग्रोथ एंड फैट लॉस, तो हम वर्कआउट सेशन के बाद में कर लेते हैं। क्योंकि पहले करने से थोड़ा दिक्कत ये होती है कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ड्रॉप हो जाता है और एबिलिटी टू बिल्ड मसल कम हो जाती है। ठीक है, और चलो अगर ऑन द, ये तो चलो बॉडी के अंदर होने वाली चीज है। दूसरी साइड पे भी अगर देखें तो अगर हम पहले ज्यादा कार्डियो कर लेंगे और हमने लेग्स करनी है सपोज, ठीक है, और आपने पहले सपोज 30-40 मिनट कार्डियो कर लिया, तो उसमें क्या होगा, जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो डिप्लीट हो जाएगा, फटीग हो जाएंगी ऑलरेडी आपकी लेग्स। तो जो आपका मेन गोल था कि आपने हैवी लिफ्ट करना है, मसल ग्रोथ करनी है, तो आप उतना हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। जब आप उतना हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे तो आपकी एक्चुअल जो गोल है आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रेंथ गोल है या मसल बिल्डिंग गोल है तो हमेशा बाद में कर लो। ठीक है, वो भी एक तरह से बेटर रहता है, क्योंकि देखो जब आप पहले आपने 1-1.5 घंटा वर्कआउट कर लिया, तो जो तकरीबन सारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन वगैरह था वो आपने यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि वर्कआउट में तो ग्लाइकोजन ही यूज होना है, फैट तो यूज होना नहीं। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप 8 से 12 वाली रेपिटेशन पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपने सारा ग्लाइकोजन यूज कर दिया। अब जब आप कार्डियो करने जाओगे, बॉडी के पास फ्यूल जो है वो बचा ही फैट है। कार्ब्स तो आपने सारे डिप्लीट कर दिए, ठीक है, सारे या मोस्ट ऑफ देम। तो बॉडी फ्यूल के लिए फटाफट से बहुत जल्दी जो है वो फैट के पास चली जाएगी, और उसे होगा कि मुझे फैट को ही बर्न करना पड़ेगा टू मेट माय एनर्जी नीड्स। तो ये एक बेनिफिट भी होता है बाद में कार्डियो करने का। ठीक है, और बेस्ट तो यही है कि जब टाइम मिले तब करो, बस कंसिस्टेंसी बना के रखो। क्योंकि कार्डियो से जो मैंने देखा है, लेट सीखा मैं भी ये वैसे चीज बहुत, कार्डियो से मेन कंडीशन आती है आपकी बॉडी में, जिसे कंडीशन बोला जाता है ना कि जैसे आप किसी की फिजिक देखते हो, हम ऐसे कहते हैं कि यार उसकी ना बॉडी की कंडीशन बहुत जबरदस्त है इस बार। मतलब ठीक है, बॉडी है, उसकी साइज है, बाइसेप है, शोल्डर है, चेस्ट है, लेग्स है, एक होती है कंडीशन, मतलब उसने कितना अपने आप को लीन किया हुआ है, कितना उसकी स्किन के नीचे से पानी निकला हुआ है, कितनी ड्राई है उसकी बॉडी, दैट इज कंडीशन। ठीक है, उसके स्टायरेशन मसल्स पे दिख रहे हैं कि नहीं, दैट इज द कंडीशन।
तो वो जो आती है ना चीज, वो मेन बड़े से बड़ा कोच भी ये कहता है कि कार्डियो से आती है। ठीक है, डाइट को तो वो मान के चलते हैं ना कि डाइट तो बंदा जो इस लेवल पे है, डाइट तो वो कर ही रहा है, डाइट के लिए तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोग जो है कार्डियो करने से हिचकिचाते हैं, बट बिलीव मी कार्डियो, वो जो एक हम कई बार फोटोज देखते हैं ना, हम देखते हैं कि यार क्या बॉडी है यार, मतलब कैसे ये इतनी इतनी लीन इसने कैसे करी है अपनी फिजिक। तो उसमें कार्डियो का बहुत बड़ा रोल है। डोंट थिंक इफ यू यूज एनी कटिंग सॉल्ट, यू यूज टेना, यू यूज स्ट्रेन, ठीक है, और या अनावर खा लिया आपने, तो ये चीजें हेल्प कर देंगी आपको, बिल्कुल कर देंगी, मैं नहीं कह रहा नहीं करेंगी, ठीक है, लेकिन कार्डियो फिर भी करना पड़ेगा। ये चीजें नो डाउट हेल्प करेंगी, नो डाउट हेल्प करेंगी। और कार्डियो से, लेकिन जब आप दोनों चीजें करोगे तो ये होगा, आप नेक्स्ट लेवल कंडीशन पे जाओगे। ये चीजें भी बहुत हेल्प कर देंगी, लेकिन जब आप इनके साथ कार्डियो करते हो, इनके साथ डाइट बहुत अच्छी करते हो, डेफिसिट में रहते हो, तो एक नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग आती है बॉडी में, जो सामने वाले बंदे को कई बार अचीव करनी इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। वो डाइट करनी और फिर कार्डियो करना इज डिफिकल्ट। कार्डियो के लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदत डाल लो, क्योंकि उससे बॉडी की कंडीशन बहुत अच्छी होती है और रहती भी है। ठीक है, इसलिए मेरी भी जो आजकल मोटिवेशन है वो कार्डियो की यही है, कि मुझे बॉडी की स्पेसिफिकली जो मेरा कोर है, ठीक है, वो मुझे उसकी एक नेक्स्ट लेवल कंडीशन लेके आनी है। तो मैं कैलोरीज बहुत कंट्रोल करके खा रहा हूँ, ठीक है, और कार्डियो मैंने डेली कम से कम 25 मिनट करना ही करना है। अभी मेरा 25 मिनट ही है मेरे शेड्यूल में, तो 25 मिनट तो करना ही है। और किस दिन मेरा ज्यादा करने का मन है, उस दिन मैं 1 घंटा भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा किसी भी दिन मिस हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है मुझे टाइम ना मिले। ठीक है, आज भी थोड़ा लेक्चर हमारा लेट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आज सैटरडे है, तो वीकली मीटिंग्स होती है। ठीक है, तो इस करके मीटिंग में था। दूसरे जिम में हूँ, देखो आज वो बैकग्राउंड में दिख रही होगी आपको, जो पिछले 2-4 लेक्चर्स में थी। किसी और जिम में हूँ, आज 8 सेक्टर वाले जिम में हूँ अपने। तो मेरा ऐसा होता है कि कभी भी मेरी कोई भी चीज मिस हो सकती है वर्कआउट में। ठीक है, बट मैंने ओवर द टाइम फील किया कि वर्कआउट मिस नहीं होता, क्योंकि एक तो वैसे मेरा 5 डेज इन अ वीक वाला शेड्यूल है, और वर्कआउट में मैनेज कर लेता हूँ फिर भी। लेकिन कार्डियो अगर मिस हो जाता है ना, तो बॉडी की कंडीशन मैंने ऐसे देखा बड़ी जल्दी बदलती है। मतलब आप एक हफ्ता पहले पूरा हार्ड दिख रहे हो, ठीक है, और जैसे ही आप एक हफ्ता कार्डियो मिस करते हो और कैलोरीज थोड़ी सी इधर उधर भी होती हैं, एकदम से आपकी बॉडी टाइम नहीं लगाती, वाटर होल्ड करने में और फैट गेन करने में। एकदम से आपकी आधा इंच, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये चीज अब है, जैसे ही मैं ऑफ ट्रैक करता हूँ। ऑफ ट्रैक भी नहीं गया था, ये पिछले हफ्ते की बात है, मैंने सिर्फ एक हफ्ता लगातार मुझे टाइम नहीं मिला, तो दोपहर की मील की जगह मैंने रैप खा लिया। सब इसको हम हेल्दी बोलते हैं वैसे। तो मैंने 6 के 6 दिन रैप खाया। उस रैप ने मेरी कंडीशन ही खराब कर दी, मेरे कोर की। मेरा आधे से भी ज्यादा इंच ऐसे लग गया कि वहां ब्लॉट हो गया, वाटर होल्ड हो रहा है, लूज हो रही है वहां से स्किन। तो जब मैंने वो चीज देखी, तो और मैंने कार्डियो भी नहीं, कार्डियो मेरा मिस हो गया। तो मैंने जब वो चीज देखी, मैंने कहा नहीं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर उस बेस्वादे चिकन और राइस खाने का क्या फायदा है, या इतने इंजेक्टेबल्स यूज कर रहे हैं, इतना हेल्थ रिस्क ले रहे हैं, उसका क्या फायदा है अगर बेसिक वर्किंग ही लैकिंग है, विच इज डाइट एंड ट्रेनिंग। अगर वही लैकिंग है, तो वो चीजें करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरह मैं खुद को फिर मोटिवेट कर रहा हूँ कि फिर कोई फायदा नहीं है अगर बेसिक चीज ही नहीं है ना, बेसिक चीज में डिसिप्लिन नहीं है डाइट और ट्रेनिंग में, तो सामान क्यों ही लगा रहे हो भाई। या सामान लगाने का मतलब है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, सुपर, मतलब इतने डिसिप्लिन्ड हो कि दूसरे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं आपके सामने, कि आप इतने डिसिप्लिन हो, आपको देख के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई इसको तो क्या ही बोलें, या इसके सामने तो क्या ही बात करें, या इसको तो क्या ही समझाएं। ठीक है, तो इतने मेरा मेरा गोल है ये कि मैंने एटलीस्ट फिजिक वाइज, बिजनेस वाइज खुद को इतना डिसिप्लिन करना है कि सामने वाला बंदा मेरे सामने अनकंफर्टेबल फील करे बात करते टाइम। ठीक है, सो कमिंग बैक टू कार्डियो जरूर करना है, ठीक है, इसलिए मिस नहीं करना कभी कार्डियो। और मिस ना करने का आपको एक और तरीका बताता हूँ कि स्पिन बाइक्स खरीद सकते हो आप, घर पे रख सकते हो, तो सस्ती सस्ती भी आ जाती हैं, 20,000 से स्पिन बाइक शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने माना ट्रेडमिल तो चलो महंगी आती हैं, लेकिन 18 से 20 हजार से होम यूज वाली जो स्पिन बाइक है वो शुरू हो जाती है। आप वो घर में रखो, बिलीव मी आपका कार्डियो कभी मिस नहीं होगा,
क्योंकि जब आपके घर में पड़ी है ना वो, तो आप कभी भी किसी भी टाइम, रात को जाके, सुबह जल्दी, दोपहर को, कभी भी अपना 20 25 30 मिनट का कार्डियो पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज फील करी है कि अगर रेगुलरिटी बना के रखनी है, तो अगर सिर्फ हम जिम पे डिपेंडेंट रहेंगे, हालांकि मैं सारा दिन जिम में हूँ, ठीक है, तब भी मिस हो जाता। इसलिए अगर किसी को कोई सही में सीरियस है, तो वो अपने घर में कोई ना कोई कार्डियो इक्विपमेंट, साइकिल ही रख सकते हो, स्पिन बाइक, तो वो रख सकता है। हार्ट रेट जो है ये हमारा फिटनेस लेवल्स को बहुत क्लोजली बता सकता है कि हमारी फिटनेस कैसी है। लो रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो इंडिकेटर ऑफ अ गुड फिटनेस है। मतलब वही जो मैं आपको चीज समझा रहा था कि अगर सुबह आपका जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 आ रहा है, मतलब 58 55, मेरा एक टाइम पे 47 भी था। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने किसी को भेजा था। 47 हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट सुबह वाला। ठीक है, और जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जो मैराथन रनर्स होते हैं, उनका ये 34 35 भी होता है। मतलब सिर्फ उनका दिल 34 से 35 बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर। इतनी ज्यादा उनके हार्ट में, लंग्स में कैपेसिटी बन गई है कि उनके दिल को उतने नंबर ऑफ टाइम्स बीट करना ही नहीं पड़ रहा टू मूव ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही वैसी है, लॉन्ग एंड्योरेंस रनिंग, तो उनके बहुत ज्यादा उनकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, कि हम लोगों की भी हो जाती है जब हम वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कार्डियो करना चाहिए। क्योंकि द रीजन इज कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, फर्क उससे भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, आपके हार्ट हेल्थ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हम कोई भी जो सेट करते हैं, वो सेट 8 10 सेकंड, 11 12 सेकंड चलता है। ठीक है, और उस सेट को करने के बाद ठीक है, एक बार के लिए हमारा हार्ट रेट एलिवेट हो जाता है, 120 भी जा सकता है, 110 जा सकता है। लेकिन वो फिर सेट हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए, 90 सेकेंड्स के लिए। तो उसके बाद हम दूसरा सेट शुरू करते हैं, तो ये जो डिप आ जाता है ना, इस वजह से बेनिफिट ज्यादा मिल नहीं पाता। लेकिन अगर हम कार्डियो की बात करें, वहां पर हमारा ये गोल होता है कि लगातार हमारा जो हार्ट है वो 100 बीट्स या 110 बीट से ऊपर बीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर। वहां ताकत की मेन, वहां हार्ट की मेन एंडोरेंस बनती है, जहां उसको लगातार थोड़ी हायर साइड पे बीट करना पड़ रहा है लगातार। ठीक है, इसलिए कार्डियो करना, कार्डियो करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सिर्फ अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भरोसे रहेंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी हार्ट हेल्थ पे। ठीक है, और दूसरी चीजों पे भी, मतलब जो हमारे लिपिड्स हैं, या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, ट्राइग्लिसराइड है, उन सारी चीजों में। ठीक है, सो लो रेस्टिंग हार्ट रेट है तो इंडिकेटर ऑफ गुड फिटनेस है, और रेस्टिंग हार्ट रेट आपका इंप्रूव होता जाएगा जैसे जैसे आप अपने आप को कार्डियो में और बेटर करते जाओगे। और जितनी जल्दी आपका हार्ट रेट अपनी रेस्टिंग वैल्यू पे वापस आता है, उतने मान सकते हो आप कि आपकी हार्ट हेल्थ उतनी अच्छी है। ठीक है, अब हार्ट रेट को हम मेयर कैसे कर सकते हैं? वैसे तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स से तरीके हैं जो हमने दिखाए हुए हैं, बट यूनिवर्सल तरीके हैं। क्योंकि आजकल तो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉच है, थोड़ी अच्छी वाली है अगर एप्पल टाइप्स, तो वो काफ़ी एक्यूरेट दिखाएगी। एप्पल है, फिटबिट है, चलो ब्रांड्स तो बहुत हैं, तो मतलब जो स्मार्ट ट्रैकर्स होते हैं आजकल, तो वो भी आपका हार्ट रेट काफ़ी एक्यूरेटली दिखा देते हैं। जैसे एप्पल बहुत एक्यूरेट है हार्ट रेट दिखाने में। ठीक है, और ऐसी जो फिटनेस ट्रैकर है उससे भी अपना हार्ट रेट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग वर्कआउट आपने ट्रैक करना है, ड्यूरिंग कार्डियो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगातार आपका हार्ट रेट 110 से 100 से ऊपर रहना चाहिए, तो आप बार बार थोड़ी मेजर करे जाओगे ऐसे यहाँ हाथ लगा लगा के, हो भी नहीं पाएगा चलते चलते। तो वहां पर एक फिटनेस ट्रैकर ही काम में आता है, गुड वॉच, स्मार्ट वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, और स्मार्ट वॉचेस महंगी आती हैं, फिटनेस ट्रैकर महंगे नहीं आते। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर 8 9 हज़ार का आ जाता है, बहुत अच्छा, फिटबिट वगैरह का, जो यहाँ पर शायद कुछ ना दिखाए आपको, बट क्योंकि आपके वो फोन से अटैच होगा तो वहां वो दिखा देगा। ठीक है, और काफी एक्यूरेट होते हैं वो। स्मार्ट वॉचेस के पीछे जाओगे तो वो फिर वही 80 हज़ार, 90 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार ही होती है, क्योंकि वो एक वॉच है, उसमें उनको 20 चीजें और भी डालनी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर आपको हार्ट ही ट्रैक करना है, तो हार्ट रेट ट्रैक करना है, स्टेप्स ट्रैक करने हैं, तो
8-9 हज़ार, 7-6-7 हज़ार तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो काफी एक्यूरेट है। तो वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं। बाकी ठीक है, हमारी रेडियल आर्टरी होती है और एक हमारी कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पर भी होती है। ज्यादातर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, जब किसी को चेक करना होता है, ये जिंदा है मर गया, तो यहाँ पर नॉर्मली डॉक्टर चेक करता है। ठीक है, और ज्यादातर जो हमारा नॉर्मल डॉक्टर होता है जिसके पास हम जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ से चेक कर लेता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ से तो आप भी सुबह चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमें आर्टरी होती है हमारी जो ऐसे बीट करती है। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट ही है। जितनी बार ये बीट कर रही है उतनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि कितनी बार 1 मिनट में बीट कर रहा है। 1 मिनट देख लो, 30 सेकंड देख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दैट्स अप टू यू। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वॉचेस भी हैं, बट उसके अलावा हमारे पास चेस्ट स्ट्रैप्स भी यूज करते हैं हम, जो यहाँ बनते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडमिल्स आती हैं जिनके साथ कंपनीज चेस्ट स्ट्रैप देती हैं, पर हमारे ट्रेडमिल के साथ भी किसी के साथ आते हैं वो, लेकिन वो बहुत ही एक मार्केटिंग गिमिक वाले होते हैं, वो कोई बहुत अच्छे चेस्ट स्ट्रैप नहीं होते। तो कंपनीज बनाती हैं चेस्ट स्ट्रैप भी, बट अगेन उनका काम वही है कि आपके हार्ट रेट को ट्रैक करना, एक ऐप के साथ वो ज्वाइन होंगे आपके फोन में, आपके फोन पे सारी डिटेल आ जाएगी, काम उनका वही है चेस्ट स्ट्रैप का। सो बेस्ट टाइम टू मेजर योर रेस्टिंग हार्ट रेट इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप, क्योंकि उस टाइम आपने कुछ खाया नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करी हुई, क्योंकि जब आप कुछ खा लेते हो तो उस टाइम आपका हार्ट की जो काम करना है वो शुरू कर देता है। ठीक है, वो थोड़ा तेज बीट करेगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कई लोगों का तो ऐसा होता है कि अगर गर्मी है और वो लोग खा रहे हैं तो उनको पसीना भी आना शुरू हो जाता है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। अगर आप खा रहे हो और आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी में खड़े होकर खा रहे हो तो आएगा ही, लेकिन कईयों को मैंने ऐसे भी देखा है, एसी में बैठे हैं, प्रॉपर खा रहे हैं और यहाँ 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 मतलब पसीना आ रहा है। नॉट हेल्दी, वेरी अनहेल्दी। उनको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनको, उनको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, या नहीं भी हो सकता, ना भी हो, बट चांसेस आर हाई, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको अपना RHR देखना है तो आप सुबह देख सकते हो उठते ही, तो कुछ भी खाएंगे, वर्कआउट वगैरह कर लेंगे तो हार्ट रेट बढ़ ही जाता है। ठीक है, और ये जो हार्ट रेट है ना, ये इस ज्यादा भी इसके पीछे मत पड़ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदलते रहने वाली चीज है, बहुत ज्यादा बदलती है ये, मतलब पूरे दिन में ही पता नहीं कितनी बार बदलेगी। फिर और भी ये ना बहुत चीजों में मैटर करता है आपका हार्ट रेट। या तो बहुत लंबी ट्रैकिंग करना, ऐसे एक दिन देखा, हो यार सर ने तो कहा था 55 आना चाहिए, मेरा तो 65 आ रहा है, मेरा तो 75 आ रहा है, तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, उसको लगातार ट्रैक करो, 1 महीने तक, 2 हफ्ते तक लगातार देखो कि आपका क्या आ रहा है, और आप देखोगे डेली कुछ ना कुछ अलग आएगा, फिर आपको एक एवरेज मिल जाती है। ठीक है, वो फिर AHR हो जाता है आपका एवरेज हार्ट रेट। और जैसे जो हार्ट रेट है ना, ये और भी कई चीजों पे मैटर करता है। मतलब कोई क्लिनिकल कंडीशन तो नहीं है अंदर बॉडी के, उस पर भी मैटर करेगा। बॉडी फैट लेवल्स क्या हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, उस पर भी मैटर करेगा। काफी चीजों पे मैटर करता है हार्ट रेट। सिर्फ ये नहीं है कि अगर हार्ट रेट ज्यादा आ रहा है तो हार्ट में ही कुछ दिक्कत है। ठीक है, सिंपली हो सकता है कि हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ट को काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है। जैसे सपोज अगर कोई काफी ओवरवेट है, ठीक है, तो जो ओवरवेट है वैसे तो हाई, बड़े हाई चांस हैं कि अगर वो ओवरवेट है तो उसकी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल भी ज्यादा अच्छी होगी नहीं, पर कोई जरूरी भी नहीं होता ऐसा। तो क्योंकि उसकी बॉडी में बॉडी वेट जरूरत से ज्यादा है, वो 20-30 किलो ओवरवेट है अपनी हाइट के हिसाब से, तो उसके अब हार्ट तो भगवान ने सबके अंदर उतना ही लगाया है। ठीक है, उसका जो साइज है, तो लेकिन अब वो ऐसा है कि मतलब इंजन लगा दो आप मारुति का, मारुति 800 का, और उसके ऊपर जो बॉडी है वो लगा दो किसी ट्रक की, तो फिर आप सोचो अब इंजन का क्या हाल होगा। तो वही हाल उनके हार्ट का और होता है। ठीक है, उनके हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड घुमाने के लिए, और इतनी भारी शरीर को चलाने के लिए, तो उनका बिना बात की हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है फिर। तो एक दिन देख के नहीं, आप एवरेजेस देखो कि आपका ट्रेडमिल करते टाइम कितना आता है, वर्कआउट करते टाइम कितना आता है, सुबह उठते कितना आता है, दिन में कितना रहता है।
ठीक है। और जो एप्पल, जैसे मैं एप्पल से ट्रैक करता हूँ, तो एप्पल तो बता भी देता है कि आपका एवरेज क्या चल रहा है, डेली ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि लास्ट मंथ आपका एवरेज हार्ट रेट क्या था। ठीक है। और काफी एक्यूरेट है वो, क्योंकि जैसे मैंने बीच में थोड़ा फैट लॉस करने के लिए क्लैम्बेट्रॉल यूज करी थी, तो अब जब हम क्लैम खाते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है उससे। रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज कर देती है वो, मतलब आप बैठे भी हो तब भी आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब 90 भी आ सकता है। ठीक है। तो वो पूरा एक्चुअली में उसमें शो हुआ था कि जब मैंने क्लैम खानी शुरू करी, उसके बाद से मेरा एवरेज हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है। और जैसे अब मैंने पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने से छोड़ दी, तो अब दोबारा थोड़ा सा डाउन आ गया। तो काफी एक्यूरेट है वो भी, आप एप्पल से यूज कर सकते हो, एप्पल को मतलब काफी एक्यूरेट मान सकते हो। अब हार्ट रेट और हेल्थ का क्या रिलेशन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट रेट काफी कारणों से जो है फ्लक्चुएट करता है। इसमें पहला है इलनेस, यानी कि बीमारी। तो अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 5 से 10 टाइम्स हायर देन नॉर्मल आ रहा है, अब यहाँ शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल क्या है पहले तो। ठीक है। और उससे आप देख रहे हो कि यार 5 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा, यानी कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि आप बीमार होने वाले हो या ऑलरेडी बीमार हो। तो इसलिए जब हमें ऐसा कुछ साइन दिखता है, तो हमें अपनी जो ट्रेनिंग है वो हमें उस तरह से एडजस्ट कर लेनी चाहिए ताकि फर्दर डैमेज ना हो। ठीक है। नाउ अगेन आई एम सेइंग, इसको ज्यादा सोचना नहीं है इस पॉइंट को, कि कहीं आप देख ही जा रहे हो फिर देख रहे हो अच्छा आज इतना आ रहा है यार, हो सकता है मैं बीमार होने वाला हूँ तो मुझे शायद वर्कआउट करने नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं करना है इस चीज को। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब हम बीमार होने वाले होते हैं तो थोड़ा सा हमारा हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ता है, तो थोड़ा हार्ट रेट हमारा आर बढ़ जाता है। ओवर ट्रेनिंग सिमिलर कंडीशन, लेकिन इसमें उल्टा होता है। ओवर ट्रेनिंग एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपनी बॉडी को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हो। अब वहां पर क्या होगा, वहां उल्टा होगा। आप ऐसे देखोगे कि यार पहले तो इस एक्टिविटी को जब मैं करता था तो मेरा हार्ट रेट काफी एलिवेट हो जाता था, लेकिन अब मेरी वैल्यूज, आज मेरी वैल्यूज इतनी हाई इंटेंसिटी में भी उतनी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? तो इट मे इंडिकेट दैट आप शायद ओवर ट्रेनिंग स्टेट में वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है। इट इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आपको 3-4 चीजें और भी वेरिएबल्स को कंसीडर करना पड़ेगा अगर आपको ओवर ट्रेनिंग वाली कैटेगरी में आना है। मतलब चलो एक साइन आपने ये देखा होगा कि यार हार्ट रेट उतना बढ़ नहीं रहा। एक होता है फटीग महसूस होना, थकान महसूस होना। ठीक है। एक होता है पंप नहीं आपको महसूस होगा, सिमिलर। आप फ्लेक्स करोगे पर मसल फ्लैट सा फील होगा, सेम वेट को उठाने में आपकी ज्यादा ताकत लग रही होगी। तो ये कुछ साइंस भी होते हैं ओवर ट्रेनिंग के, तो आप सारे आपको मिक्स करने हैं। अगर हम ब्रेक के बाद कुछ टाइम का गैप पड़ गया जिम में, जैसे 2-3 महीने का, 4 महीने का, दोबारा से आ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आते ही बॉडी को पूरा पुश ना करें। ठीक है। एकदम से वो तो खैर सभी आप लोग समझदार हो, तो एकदम से पुश नहीं करना कभी भी। ठीक है। आप हो सकता है किसी टाइम पे आप बहुत अच्छा कार्डियो कर रहे थे, आप आधा आधा घंटा भी ट्रेडमिल पे भाग लेते थे, तो उसी सोच के साथ नहीं आना कि यार मैं तो आधा घंटा भाग लेता हूँ, तो आप आए और आपने सीधा ही पहले दिन भागना शुरू कर दिया। नो, अब आपकी बॉडी को 3 महीने हैबिट नहीं है, तो अब मसल जो है वो थोड़ा बहुत मसल लॉस भी हो चुका है और वो एंड्योरेंस अब नहीं बची। तो स्टार्ट स्लो। ठीक है। और हार्ट रेट और हेल्थ से, लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं, जो हार्ट अटैक है ना, उसको कभी भी ये मत मानना कि अगर आप बहुत कार्डियो करते हो, बहुत डाइट का ध्यान रखते हो, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है ना, वो किसी को भी हो सकती है। ठीक है। हर तरह का एग्जाम्पल है, हर तरह का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि फलाना बंदा तो क्रिकेटर था, फलाना बंदा तो डांसर था, फलाना बंदा तो मैराथन भागता था, तो उनको क्यों हुआ फिर हार्ट अटैक? ठीक है। तो हार्ट अटैक होने का कोई एक कारण नहीं है, हार्ट अटैक होने के बहुत कारण है, बहुत ज्यादा। ठीक है। एक स्ट्रेस भी है उसमें से। जब बंदे को अटैक आता है तो स्ट्रेस भी एक उसमें बहुत बड़ा कारण है, क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब कि हमेशा आप स्ट्रेस में ही हो। थोड़ा सा स्ट्रेस तो अच्छा होता है, मतलब जैसे हमें पढ़ाई का होता है, करियर का होता है, वो नहीं। एक क्रोनिक स्ट्रेस होता है कि मतलब हर टाइम बंदा स्ट्रेस्ड है, हर टाइम स्ट्रेस्ड है, तो वो भी एक कारण बनता है, वो भी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। हमेशा हाई बीपी रहना भी अच्छा नहीं होता,
वो भी कभी भी पटाखा बन सकता है। क्लिनिकली हो गया वहां तो बच ही सकता है वैसे, पर कभी भी ये मत सोचना कि मैं बहुत कार्डियो करता हूँ तो होगा ही नहीं, किसी को भी हो सकता है। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज ही है, ये हो किसी को भी सकती है, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। कोई सिम्टम नहीं होता, कई बार कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई सांस नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, एकदम से आ जाएगा। और फिर जब चेक करेंगे तो आएगा जी 2 ब्लॉकेजेस थी, 3 ब्लॉकेजेस थी, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़े से ऑब्जर्वेंट हो, मतलब आप समझते हो अपने शरीर को, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया है खुद के शरीर को, आप जानते हो खुद की बॉडी को, तो आपको पक्का, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी होगा ना चेंज, कुछ भी चेंज होगा तो आपको पक्का एहसास होगा उस चीज का कि यार ये नॉर्मल नहीं है मेरी बॉडी के लिए, ठीक है, ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये फीलिंग नॉर्मल नहीं है मेरी बॉडी के लिए, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आई थिंक हम सभी को एटलीस्ट इतना विजिलेंट तो होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए कि हमें पता होगी यार ये चीज, ये फीलिंग, ये सेंसेशन, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब मेरे लिए ये, मेरे को ऐसा नहीं होता फील यूजुअली। तो वहां हमें फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और हमें फटाफट से ब्लड टेस्ट वगैरह अपने कराने चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर मी। तो वैसे तो देखो, जब मेरे साथ कोई ट्रेन करता है और वो स्पेशली अगर वो एनाबॉलिक्स पे है, तो उसके सबसे पहले ब्लड टेस्ट ही कराऊंगा मैं। अगर ठीक आएंगे तो स्टार्ट कराऊंगा साइकिल, और हर 3 महीने बाद उसको कराने ही पड़ेंगे। और हर हफ्ते वो मुझे अपना बीपी और शुगर भेजता है, फास्टिंग, और बीपी भी सुबह वाला, हर हफ्ते का, ठीक है, हर हफ्ते या बाई वीकली मुझे उसको भेजना है, उसने मुझे भेजना है, सॉरी। तो उससे एक बहुत चेक रहता है हर चीज़ों में, क्योंकि ये कुछ, ये जो कंपाउंड होते हैं ये बढ़ा देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो एक चेक रखना जरूरी है कि फास्टिंग कितनी जा रही है, बीपी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हाई बीपी इतनी जल्दी पता लगता नहीं है, ठीक है। और हाई बीपी अगर बहुत देर तक रहे तो बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे एलवीएच मैंने आपको बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, किडनीज पे भी बुरा फर्क पड़ता है हाई बीपी का, ठीक है। तो इसलिए जितनी रेगुलर मॉनिटरिंग अपनी कर सकते हो, स्पेशली तब जब आप एनाबॉलिक्स वगैरह यूज कर रहे हो, नॉर्मली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब एनाबॉलिक्स पे हो तो इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डिंग उसे ही कहा जाता है, ठीक है। कितनी बार आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो अपने, और कौन से ब्लड टेस्ट करा रहे हो, फिर ब्लड टेस्ट को देख के आप कैसे अपनी ट्रेनिंग को, डाइट को या एनाबॉलिक्स को चेंज कर रहे हो, तो इसी को स्मार्ट बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल अंधे होके बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली एनाबॉलिक्स वाली, कि ठीक है अपन ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है, लाई जाओ सामान लाई जाओ, ते जब दिल करा तो छोड़ दिया, दैट्स वेरी रॉन्ग। अब मेरे से कल भी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बठिंडा का ट्रेंड था वो, कि सर मैं अभी अभी मैंने पीसीटी खत्म करी है और मैंने अभी मैंने दोबारा साइकिल शुरू करना है 1 महीने में, ऐसा कुछ, तो मेरे को टेस्ट कराने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको साइकिल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी पीसीटी करी है तो एज डिस्कस्ड, जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया, पीसीटी करने का मतलब है कम से कम 1 साल ऑफ या 2 साल ऑफ रहो, नहीं तो पीसीटी करनी नहीं चाहिए थी। आई डोंट नो आप किन लोगों के अंडर ट्रेन कर रहे हो, जिन 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा है, बट वेरी रॉन्ग अप्रोच, बहुत रॉन्ग अप्रोच है, बहुत ही रॉन्ग, सीरियसली खेलने वाली बात है वो शरीर के साथ। तो हायर गुड कोचेस, आई सजेस्ट, और जो आपको सही गाइड करें, क्योंकि ये सही गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपको नुकसान करेगी चीज बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब मैं नहीं कहता कि होगा ही होगा नुकसान, ठीक है, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो ह्यूमन स्टडीज तो इस पे कोई है नहीं, किसी ने अंदर घुस के तो देखा नहीं। तो जिसको साइड इफेक्ट आ जाता है वो कहता है कि नहीं बुरी चीज है, और जिसको नहीं आया वो कहता है अप्पा लाए अपन तो कुछ होया नहीं, ठीक है, अप्पा अप्पा भी पीसीटी नहीं की अपन तो कुछ होया नहीं। पर ये हरेक के साथ नहीं है, हरेक की बॉडी एक जैसी नहीं है। तो इसलिए बहुत सब्जेक्टिव चीज है जो स्टेरॉइड्स है। तो आप अगर किसी के साथ भी कर रहे हो, अगर वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको करा रहा है, कि सिर्फ उसको एक्सपीरियंस है, जो उसको एक्सपीरियंस है बस वो आपको लगवाई जा रहा है या वो आपको वैसे करवा रहा है, तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है।
कोई ऐसा कोच होना चाहिए जो साइंस की समझ से आपको चीज लगवा रहा है। ये नहीं कि उसने वो 4 सॉल्ट यूज किए हुए हैं और उसको वो 4 सॉल्ट यूज करके कोई साइड इफेक्ट नहीं आया तो उसने वही 4 सॉल्ट आपको यूज करवा दिए। नहीं, अगर वो आपको टेस्टोस्टेरोन लगवा रहा है तो क्यों लगवा रहा है, अगर वो आपको मेस्ट्रॉन लगवा रहा है तो क्यों लगवा रहा है, इतनी ही डोज पे क्यों लगा रहा है। ये वाली चीजें उसको साइंटिफिकली पता होनी चाहिए कोच को। आप सिर्फ ये नहीं कि हाँ पता ही है कि ये 4 ही स्टेरॉइड है भाई, इन्हीं पे साइकिल चलते हैं और इन्हीं से बनते हैं साइकिल, कुछ नहीं होता लगा लो, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का। द बेस्ट इंडिकेटर टू यूज टू वर्क, जो मैक्सिमम हार्ट रेट है आपका, अभी हम RHR पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम इज, ये हो गया ना, हाँ। तो मैक्सिमम इज, अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका हार्ट एक बार में धड़कता है, ठीक है, इट कुड बी 120, 130, 140, 150, 160, जैसे अभी किसी ने लिखा था 220 - एज। यस, ये एक फॉर्मूला है MHR निकालने का, लेकिन ये इतना करेक्ट चीज नहीं है। क्योंकि अब सपोज कोई बिगनर है, ठीक है, तो अब आपने उसको इंटेंसिटी सेट करके देनी है। तो अगर आप उसको, वो 20 साल का है, आप करोगे 220 - एज 200, तो क्या आप उसको 200 पे भगाओगे? नहीं भगा सकते ना, क्योंकि उसका वो फिटनेस लेवल थोड़ी है उसकी। क्या पता उसके हार्ट की क्या कंडीशन है, वो भाग भी सकता है कि नहीं, 200 भी छोड़ो, इनफैक्ट क्या पता वो 100 तक भी आ सकता है कि नहीं, हमें क्या पता, 120 तक आ सकता है कि नहीं, हमें नहीं पता। तो 220 - एज ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, बट ये कोई बहुत बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो जो चीज मैं मानता हूँ इज, करवा के देखो अपने क्लाइंट को और खुद ट्रैक करो उनके साथ, फिटनेस ट्रैकर के साथ, वॉच के साथ, उनको ट्रेडमिल पे चलाओ, ठीक है, और फिर देखो कि उनका कितनी स्पीड पे कितना हार्ट रेट एलिवेट हो रहा है और वो कितनी देर तक उस हार्ट रेट पे, उस एलिवेटेड हार्ट रेट पे, उस बढ़े हुए हार्ट रेट पे कितनी देर तक ट्रेडमिल कर पा रहे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडमिल टेस्ट, TMT बोला जाता है इसको। ठीक है, जिम में भी हम TMT कर सकते हैं, पर ये थोड़ा देसी वर्जन है। अगर आप प्रॉपर करते हो, जैसे मान लो जब किसी को कोई हार्ट इशू एक्चुअली में होता है, उसको सांस वगैरह चढ़ रहा है, रात को सांस रुक रहा है और थोड़ा भी कदम चल रहा है तो काफी ज्यादा सांस फूल रही है, तो उसको पहले TMT टेस्ट ही बोला जाता है। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है। तो उसमें ऑब्वियसली वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, बट होती उसमें भी ट्रेडमिल ही है, ट्रेडमिल पर ही चलाते हैं वो भी, बस उन्होंने सेंसर सुंसर थोड़े ज्यादा लगाए होते हैं। ठीक है, और वो ज्यादा चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं हार्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें दिख जाता है कि आप, अगर वो भी यही करते हैं, बस आपको चलाएंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहेंगे आपकी, और देखते रहेंगे कि क्या वैल्यूज चल रही हैं आपकी हार्ट की, वहां से पता लग जाता है कोई दिक्कत है या नहीं। और अगर उनको वहां दिखता है कि हाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है एंजियोग्राफी। फिर वो डॉक्टर चेक करता है, वो तार डाल के और इंक डाल के कि कौन सी हार्ट की कौन सी उसमें नली में ब्लॉकेज है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। और अगर आप किसी का एक्चुअली यूज करना चाहते हो, यूज अ ट्रेडमिल। और अगर आप अपना ही देखना चाहते हो, जैसे मैं अपना चेक करता हूँ तो मैं 160 तक जाता है मेरा हार्ट रेट। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, आपको क्लाइंट स्पेसिफिकली पता लग जाएगा, क्लाइंट स्पेसिफिक हो जाएगा वो कि मेरे इस क्लाइंट का, सपोज आपके पास 2 क्लाइंट हैं, दोनों ही अगर सपोज सेम एज के हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों का मैक्सिमम हार्ट रेट भी सेम ही होगा। फिटनेस लेवल तो क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं ना, दोनों बंदे सेम एज के हो सकते हैं लेकिन उनके फिटनेस लेवल तो अलग हो सकते हैं, तो उनका MHR भी अलग अलग ही होगा। तो इसलिए आप ट्रेडमिल टेस्ट करो और उनको ट्रेडमिल पे थोड़ा चला के, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं कि भगाना शुरू कर दो उनको, उन्होंने जिंदगी में कभी ट्रेडमिल नहीं करी, आप उनको भगा रहे हो। हार्ट की कंडीशन का हमें नहीं पता, थोड़ी बहुत पहले क्वेश्चनिंग करके, ठीक है, और उसके बाद उनकी कैपेसिटी और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, अब कोई है जो कहता है सर मैं तो भागता रहता हूँ, मैं लगातार रनिंग करता हूँ, उसको भगाओ 25 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे, उसका देखो कहाँ तक वो भाग पाता है, कितनी देर तक लगातार भाग पा रहा है। मैक्सिमम बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, भागेगा वो पूरा, देखो फिर फटाफट से रुक के हार्ट रेट कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका एक मैक्सिमम हार्ट रेट बन जाता है, फिर क्या आपका हार्ट इतना धड़क सकता है। तो मेरे साथ क्या होता है कि एज सच मुझे सांस सूस नहीं चढ़ता, कि 160 पे मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया तो मुझे रुकना है। वो क्योंकि भागते नहीं है ज्यादा, तो वो ज्यादा देर भागा नहीं जाता उतनी देर। ठीक है, तो आप
अपने क्लाइंट से भी वो गैस वर्क कर सकते हो कि सर आप रुके हो तो आप क्यों रुके हो, क्या आपको लगा कि सांस चढ़ रहा है इसलिए रुक रहा हूँ, या नहीं सांस तो ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मैं और बस भाग नहीं सकता क्योंकि लेग्स में उतनी ताकत नहीं है, भाग लगातार भागने की क्षमता नहीं। तो आपको वहां से आइडिया लग जाता है कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेरे क्लाइंट की अच्छी है, मस्कुलर एंड्योरेंस कम है इसकी थोड़ी सी। ठीक है। वैसे जनरली जो जो लोग जिम वगैरह करते रहते हैं उनमें आपको उल्टा देखने को ज्यादा मिलेगा कि आ, वो भाग लेंगे ट्रेडमिल पे, ऐसी कोई उनको जल्दी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनके हार्ट को वो हैबिट है एलिवेट होने की डाउन जाने की, एलिवेट होने की डाउन जाने की। लेकिन ज्यादा लंबा भाग नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडीज हैवी होती हैं, थाइज हैवी होती हैं, भागने की आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती, तो उस तरह की एक्टिविटी की आदत नहीं है। तो इसलिए उनको रुकना पड़ जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पोर्ट स्पेसिफिक भी हो जाता है। ठीक है। अब जो हैवी लिफ्टिंग करता है उसको हैवी लिफ्टिंग की हैबिट है, उससे आप हैवी वेट उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एकदम से भागने के लिए बोल दोगे तो वो नहीं भाग पाएगा। जो भागता ही है उसको जितना मर्जी भगा लो, उसको एकदम से हैवी लिफ्टिंग के लिए बोल दोगे वो तो उतना लिफ्ट नहीं कर पाएगा जितना एक रेगुलर बंदा जो लिफ्टिंग कर रहा है वो कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। सेफ मैक्सिमम हार्ट रेट लिमिट कैसे जान सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 220 - 8 वी होगा डिस्कस। व्हाट अबाउट जंपिंग जैक, काइंड ऑफ HIIT एक्टिविटी, अच्छी है फॉर फैट लॉस पर नीज के लिए इतनी हेल्दी नहीं है। इंसुलिन मींस इंसुलिन इज एन हार्मोन, ठीक है, जो आपका पैंक्रियास रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू जब आप कुछ भी मीठा खाते हो, ठीक है, तो वो उस मीठे को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर लेके जाता है, ट्रांसपोर्टर हार्मोन बोलते हैं इसको। सर हेल्दी हार्ट रेट कितना होता है, हेल्दी हार्ट रेट इज सबका अलग अलग, ठीक है, और जैसे मैंने ऑलरेडी बता भी दिया आपको कि अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 55 60 आ रहा है, सुपर हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हेल्दी तो यहीं से पता लगेगा क्योंकि फिर MHR तो किसी का कितना भी हो सकता है और वो अकॉर्डिंग टू फिटनेस लेवल भी होता है। ठीक है। अगर किसी को मान लो बिल्कुल भी आदत नहीं है तो उसका वो नहीं कर पाएगा, इतनी देर तक लगातार भाग नहीं पाएगा, उसको सांस चढ़ जाएगा। तो आप हार्ट रेट हेल्दी जो देखना है अपने रेस्टिंग हार्ट रेट से देख सकते हो कि जितना आपका लो है उतना अच्छा है। सर अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करते हैं तो हमारी मसल रिकवरी स्लो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी स्लो नहीं होगी, पहले नहीं करना उल्टा, ठीक है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस ड्रॉप हो जाता है और फिर मसल बिल्डिंग कैपेसिटी ड्रॉप मैं बाद में ही करता हूँ हमेशा, ठीक है, या फिर 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में, तो कोई ऐसे मसल बिल्डिंग कैपेसिटी आपकी ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है, आप कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अगर कोई ओवरवेट है उसे ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करवानी चाहिए, अगर कोई ओवरवेट है उसको ट्रेडमिल पे रनिंग, क्योंकि उनके उनको लोअर बैक का और नीज में इश्यूज हो सकते हैं। उनको किसी भी तरह का जंपिंग वर्कआउट मत कराओ, स्टेयर्स मत कराओ, ज्यादा हैवी स्क्वाट्स मत कराओ, स्टेपर मत कराओ, जंपिंग जैक्स मत कराओ, हाई नीज मत कराओ, क्योंकि उनके घुटने फिर खराब होने के चांसेस हैं। उनको आप क्या करा सकते हो, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल पे ब्रिस्क वॉकिंग, ये करा सकते हो उनको वेट लॉस के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, जोर दिया करो जब कोई ओवर ऐसा क्लाइंट आता है कि आप उनकी डाइट पे फोकस करवाओ उनको ज्यादा से ज्यादा, ताकि पहले उनका आप 10 15 20 किलो नीचे लेके आओ, ठीक है, फिर उसके बाद उनको थोड़ा पुश करो वर्कआउट्स में, वो ज्यादा बेटर है। सर वेट गेन में कार्डियो कितना करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ये सबके लिए सेम नहीं है कि कितना करना चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर गोल, इट डिपेंड्स ऑन योर कैलोरी इनटेक, ठीक है, कि आपको कितना करना चाहिए। तो जो एक जनरल सी मतलब स्टेटमेंट है वो तो यही है कि अगर हम कार्डियो, अगर हमारा गोल है कि हमने फैट लॉस करना है तो जनरली आपका कार्डियो ज्यादा रहेगा, मतलब 1 घंटा भी हो सकता है दिन का, ठीक है। और अगर आपका गोल अब चेंज हो गया है कि जितना फैट लॉस करना था कर लिया है, तो उसके बाद आप 20 25 मिनट भी कर सकते हो कार्डियो, ठीक है, पर 20 25 मिनट तो मिनिमम है जो आप मसल बिल्डिंग के टाइम भी कर सकते हो। फिर कोई आपकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ठीक है, और अगर एनाबॉलिक्स पे हो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। सर स्किनी फैट है तो कितना कार्डियो करना चाहिए, सिमिलर आंसर, कुछ ऐसा नहीं है कि स्किनी फैट को ज्यादा करना है या कम करना है। सर क्या ट्रेडमिल पे लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग इसके लिए हेल्दी है या हेल्दी, सर क्या है। देखो जब हम भागते हैं ट्रेडमिल पे तो
नीज पे इम्पैक्ट आता है, नो डाउट। अब कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि आप जिस ट्रेडमिल पे भाग रहे हो वो कितनी अच्छी है, उसका डेक, उसकी बेल्ट, उसमें कितने अच्छे शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने शूज कैसे डाले हुए हैं, आपने रनिंग शूज डाले हुए हैं या आपने ट्रेनिंग शूज डाले हुए हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग शूज में भाग रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेनिंग शूज जो होते हैं उनका सोल हार्ड होता है। अगर आप रनिंग शूज में भाग रहे हो, रनिंग शूज का जो सोल होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ऑलवेज यूज राइट शूज जब आप रनिंग कर रहे हो। जो मैंने बहुत कम देखा है जिम के अंदर, उनको, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि रनिंग करते टाइम कौन से डालने हैं, वेट ट्रेनिंग करते टाइम कौन से डालने हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है बिल्कुल। वो आते हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे एयर नाइक के या किसी और ब्रांड के, बिल्कुल वो एयर वाले जो शूज होते हैं ऐसे बिल्कुल स्क्विशी स्क्विशी से, वो डाल के लोग स्क्वाट कर रहे होते हैं। वो डाल के लोग 100 kg की स्क्वाट मार रहे हैं भाई, कैसे बैलेंस बनेगा। और ऐसे पूरा पैर ऐसे ऐसे कांप रहा होता है फिर। तो लोगों को नहीं पता जनरली कि शूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जिम के अंदर, या टाइप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लाइन वॉक, ओवरवेट का उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इंक्लाइन वॉक इज वेरी गुड फॉर फैट बर्निंग। ज्यादा, एक तो भागना नहीं पड़ता और ताकत ज्यादा लगती है, सो कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। तो मैं भी करता हूँ कभी कभी इंक्लाइन वॉक। जिस दिन मेरा थोड़ा भागने का मन नहीं है तो उस दिन इंक्लाइन वॉक से ही हार्ट रेट जो है वो 110 के आसपास रहना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग, इंक्लाइन वॉक तो बड़ी अच्छी चीज है। नहीं होगा, कोई जॉइंट इशू नहीं होगा। बस आप थोड़ी सी उनकी प्रोबिंग कर सकते हो कि पहले से उनको कोई इशू ना हो, उनको पेन ना हो, और साथ साथ पूछते रहो। ठीक है, कि 2-3 दिन बाद उनसे पूछ लिया कि मैम नी पेन, सर नी पेन वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नीज में। बस थोड़ा उनको अगर लगता है तो जॉइंट कार्टिलेज के लिए कोई सप्लीमेंट जैसे फिश ऑयल या ग्लूकोसामाइन कॉन्ट्राइटन वगैरह वो दे के रखो, तो उनसे उनकी जॉइंट हेल्थ, कार्टिलेज की हेल्थ अच्छी रहेगी। मैक्सिमम इंक्लाइन तो देखो, ये तो बहुत अब ट्रेडमिल पे डिपेंड करता है कि आपके जिम में कौन सी है। अब लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, आप देख लो, अंदाजा, ये तो आपका अंदाजा है, देखो इसमें मैं तो कोई नंबर नहीं दे सकता आपको। बट आई थिंक जिस पर आपका पहले क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल है, ठीक है ना, आई थिंक उस नंबर से पहले शुरू कर लो। कि जिस पे क्लाइंट कहे सर ठीक है इतनी मेरे लिए कंफर्टेबल है अभी, तो वहां से स्टार्ट करो। और उस वहां से आपको पता लग जाएगा, आपके क्लाइंट को एक हैबिट हो जाएगी क्लाइंट पे चलने की। फिर वहां से आप धीरे 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 बढ़ा सकते हो। देखो नी पे जो प्रेशर आता है ना, वो, अगर आप चढ़ाई से नीचे आ रहे हो तो ज्यादा आएगा। ठीक है, ऊपर चढ़ते टाइम नी पे इतना प्रेशर नहीं आएगा, स्पेशली आप ट्रेडमिल पे हो, आप कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे, कोई अनइवन सरफेस नहीं है वो, तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, करा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर किसी को कोई इंजरीज होती हैं कोई भी बॉडी में, तो दोबारा वर्कआउट कराना चाहता है तो कार्डियो वर्कआउट कैसे और क्या करना चाहिए। देखो अब इंजरीज का वैसे तो आपका लेक्चर भी है एक, बट इन शॉर्ट यही है कि डिपेंड करता है उनको कैसी इंजरी हुई थी, और लोअर बैक की थी, नी की थी, शोल्डर की थी, नेक की थी। तो वहां से आप उनका रिहैब कैसे शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर लोअर बैक की थी तो लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग से शुरू करोगे उनको, खड़े होकर वर्कआउट नहीं कराओगे, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कराओगे। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कैसी सी इंजरी थी, मतलब इसका कोई एक लाइन में आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स कि कैसी इंजरी थी, उस इंजरी को ध्यान में रखते हुए उनका वर्कआउट फिर डिजाइन करना पड़ता है। सर नॉर्मल पर्सन भी डेली ट्रेडमिल पर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो सर, इंक्लाइन
वो क्या लोअर बैक पे प्रेशर डालती है? आई डोंट थिंक सो, मेरे तो नहीं आता वैसे इंक्लाइन वॉक से कोई प्रेशर ऐसे। फैट लॉस ਲਈ सर कितनी कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस कैलोरी। जो उस बंदे की मेंटेनेंस कैलोरी है किसी की सबकी अलग होती है। 1700, 1800, 2000, ठीक है, 2100, 2200, जो भी उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है वो निकालने के बाद वहां से फिर उसको कम कर दो 200, 300, 400 कैलोरीज। दैट इज डेफिसिट। ठीक है, पर आपको 300, 400 कैलोरी का डेफिसिट तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको किसी को फैट लॉस कराना। एक हफ्ते का टारगेट आपका 800, 900 ग्राम का होना चाहिए अगर आप किसी को फैट लॉस करवा रहे हो। इतना तो होना ही चाहिए एक हफ्ते में, 700, 800 ग्राम का होना चाहिए। सरप्लस भी 200, 300 कैलोरीज। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी जो निकालोगे उससे 200, 300 कैलोरीज का सरप्लस दे दो उनको। जैसे मान लो 2000 निकली तो उनका जो डाइट चार्ट आप बनाओगे वो 2100, 2200 कैलोरी, 2300 कैलोरी का बना सकते हो गेनिंग के लिए। तो गेनिंग में बेसिकली कार्ब्स ही बढ़ेंगे और प्रोटीन थोड़ा कम भी हो सकता है या एवरेज हो सकता है। फैट लॉस में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि फैट लॉस में हमें थोड़ी सी भूख मारनी होती है ज्यादा। तो जो प्रोटीन है इसका सेटाइटी लेवल काफी हाई है। तो इसलिए प्रोटीन रखा जाता है अच्छी अमाउंट में जब फैट लॉस में होते हैं ताकि भूख कम लगे। और फैट जब हम सॉरी मसल गेन में होते हैं तो उस टाइम हमने कैलोरीज इंक्रीज करनी होती हैं। तो जो प्रोटीन है अगर हम वो बहुत हाई रखेंगे तो हम कैलोरीज इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, कार्ब्स इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन बहुत हाई नहीं रखा जाता कार्ब जब हम गेनिंग पे होते हैं। कार्ब्स बढ़ाए जाते हैं मेनली। सर हाउ टू फाइंड मेंटेनेंस कैलोरीज? न्यूट्रिशन का कोर्स करो। सर कार्डियो में भी प्लेट्यू हिट कर सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्लेट्यू हिट करना इसमें। क्योंकि वैरायटी इतनी ऐड हो सकती है। मतलब मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसे बंदा कहे कि मेरा कार्डियो में प्लेट्यू हिट हो गया। वेट ट्रेनिंग में भी नहीं होता आजकल, वो तो सिर्फ एक वर्ड सुन लिया पढ़ लिया हम सब ने तो हमें लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही तो प्लेट्यू हिट हो गया। प्लेट्यू ऐसे थोड़ी हिट होते हैं इतनी जल्दी। प्लेट्यू हिट करने के लिए बहुत कंडीशंस मेट करनी पड़ती हैं। 5 साल ट्रेनिंग को हो गए हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, एकदम सब चीज पॉइंट पे है, ट्रेनिंग भी, डाइट भी, स्लीप भी, रिकवरी भी, तब भी ग्रोथ नहीं आ रही है, उसको बोला जाता है प्लेट्यू। इतनी कंडीशंस किसकी मैट हो रही है? किसी की भी नहीं हो रही। बस ठीक है क्योंकि भाई साहब आता है नहीं बढ़ रहा तो प्लेट्यू हिट हो गया। सर एनी सप्लीमेंट रिकमेंडेशन फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ? ओमेगा 3। सर अगर कोई एनाबॉलिक 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 वेन्स टैब यूज करता वो सही है? एनाबॉलिक वेन्स टैब्स, ये कौन सी टैब्स है भाई? सर फैट लॉस के लिए किंच कैलोरीज लेनी चाहिए है? देखो कैलोरी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशन पार्ट। इट्स टोटली आउट ऑफ स्कोप, तो वो नहीं मैं बताऊंगा। सर गेनिंग में ओवरऑल कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए और पुश पुल लेग वर्कआउट करना चाहिए सिंगल या डबल मसल? गेनिंग में एनी शेड्यूल यू कैन फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सिंगल बॉडी लगा लो, मैं पुश पुल लगाता हूँ, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करो, शेड्यूल से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे आपने वॉल्यूम बढ़ाना है। मतलब अगर आप 3 सेट से शुरू हुए हो, 4 सेट्स पे आ जाओ, 5 सेट्स पे आ जाओ। और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इंक्रीज कर सकते हो। अगर 4 एक्सरसाइज से शुरू किया था तो 5 एक्सरसाइजेज पे आ जाओ, 6 एक्सरसाइजेज पे आ जाओ। इसको बोला जाता है वॉल्यूम। और ये वहां तक बढ़ाना है जहां तक आपको लगे कि रिकवरी हो रही है। और रिकवरी हो रही है इसका यार कैसे पता लगता है कि वीक बाय वीक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, नो। उसको बोला जाता है कि आप ओवर ट्रेनिंग स्टेट में नहीं जा रहे और रिकवर कर रही है बॉडी। तो
दिस थिंग, ऐसे कुछ गेनिंग के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक डाइट चार्ट, ओ सॉरी वर्कआउट कार्ड्स नहीं होते, ठीक है। आप कोई भी जो भी आपको सिंगल बॉडी पुश पुल कोई भी जो आप रूटीन फॉलो कर सकते हो, इवन डबल मसल वो लगा सकते हो, बट ट्रेन इन अ रेंज लाइक 8 से 12 की रेपिटेशन में ट्रेन करो, और मिनिमम 5 से 6 एक्सरसाइजेस, स्पेशली अगर आप पुल पुल कर रहे हो, पुश पुल कर रहे हो, 5 से 6 एक्सरसाइजेस, ठीक है। और सिंगल मसल है तो 4 या 5 भी बहुत होती हैं। और इसमें से मिक्स एंड मैच करके लगाओ। कुछ एक्सरसाइजेस को लो रेप्स में ट्रेन करो 8 से 12, और कुछ एक्सरसाइजेस को थोड़ा हाई रेप में ट्रेन करो 12 से 15। तो ओवरऑल, वैसे तो हमारा पूरा एक लेक्चर है इस चीज पे, बट ओवरऑल आपको इस तरह से डिजाइन करना है अपने वर्कआउट, ठीक है। और ट्राई टू पुश, हमें सिर्फ लगता है कि हम हैवी लगा रहे हैं, हमें सिर्फ लगता है कि हम हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, बट हम कर नहीं रहे होते, ठीक है। तो थोड़ा वेट्स में पुश करना चाहिए, बट विद गुड फॉर्म। अमनदीप, मैं ये आपका सीपीटी का कोर्स है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग। ये आपका न्यूट्रिशन का पार्ट है, और ये ऐसे बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई जनरल क्वेश्चन नहीं है कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट होती है, क्या ये मैथमेटिकल चीज है, ये फॉर्मूला है, ये डिफिकल्ट है बताना है। सर सुपर सेट और फेलियर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, सुपर सेट फेलियर एंड बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बस कोशिश करो कि आपको ये पता हो कि आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। और सुपर सेट्स वगैरह की, वैसे देखो, अगर सुपर सेट इज लाइक कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, इसलिए आप सुपर सेट में फटाफट एक्सरसाइज खत्म कर रहे हो, बाय ट्राई इकट्ठे कर रहे हो, चेस्ट बैक इकट्ठी कर रहे हो, ठीक है। वैसे सुपर सेट लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, फेलियर तक जा सकते हो, ठीक है। फेलियर का भी मैं आपको बताऊंगा कि फेलियर तक भी हर बार जाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ड्रॉप सेट बिल्कुल लगा सकते हो, पर ड्रॉप सेट में भी ये होता है कि हर सेट को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, अपने लास्ट सेट को ड्रॉप कर लिया करो। पहला सेट नॉर्मल लगाओ, दूसरा नॉर्मल लगाओ, जो आपका कोई भी जो आपका लास्ट सेट है उसको बस मे बी 2 और 3 टाइम्स आप ड्रॉप कर लो। हर सेट को ड्रॉप मत करो, उससे क्या होता है, उससे ना वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा आपकी एक्सरसाइज का, टाइम बहुत लगेगा एक्सरसाइज खत्म करने में, फिर इतनी, अगर आप नेचुरल हो तो बॉडी इतनी रिकवरी मारती नहीं है, फिर गेन गेन नहीं करेगी बॉडी। हर सेट को, सुपर सेट की तो जरूरत ही नहीं है, और ड्रॉप सेट भी अगर कर रहे हो तो सिर्फ लास्ट सेट को करो, हर सेट को ड्रॉप मत करो, उसका कोई पॉइंट नहीं है हर सेट को ड्रॉप करना। और आप लोग कार्डियो में ही एक पॉइंट है कि आप लोग ना क्लाइंट्स को सिखाते नहीं हो कि, स्पेशली जो ट्रेनर्स हैं ऑलरेडी, कि ट्रेडमिल कैसे करी जाती है। तो आई हैव सीन क्लाइंट्स इन जिम्स, सामने जो रेलिंग होती है ट्रेडमिल पे उसको पकड़ के कर रहे हैं, साइड वाली रेलिंग को पकड़ के कर रहे हैं, जो कंसोल होता है ट्रेडमिल का जिसपे सब कुछ लिखा आता है उसको पकड़ के कर रहे हैं।
और कई क्लाइंट्स को मैंने देखा मेरे जिम में, वो 6 6 महीने से आ रहे हैं, साल साल से आ रहे हैं, और नोबडी इज गाइडिंग देम कि सर ये आप पकड़ पकड़ के कर रहे हो, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इंक्लाइन पूरी कर लेंगे ट्रेडमिल, और सामने से कंसोल को पकड़ लेंगे, तो फिर इंक्लाइन करने का क्या फायदा हुआ? या फिर ऐसे ही बिल्कुल कंसोल को पकड़ के और खुद पीछे को हो जाएंगे, पूरा पूरा जोर कंसोल पे दिया हुआ, कंसोल भी तोड़ देंगे किस दिन ट्रेडमिल। तो ये चीजों पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा ना जिम के अंदर। पकड़ के बहुत सपोर्ट आती है, अगर सामने से हम पकड़ लेते हैं बहुत सपोर्ट मिलती है। साइडों से हाथ रख लोगे बहुत सपोर्ट मिलेगी। चलो कोई बिगनर है तो बात अलग है, लेकिन मैंने एडवांस बंदे देखे हैं ऐसे करते हुए। हाँ लेकिन कंसोल को मत पकड़ने दिया करो अंशुल, क्योंकि कंसोल पकड़ेंगे तो वो टूट जाएगा किसी दिन। हाँ ठीक है, साइड वाली रेलिंग तो पकड़ने के लिए बनी है, आगे वाला हैंडल भी पकड़ने के लिए बना है, पकड़ लो कोई बात नहीं, थक गए हो तो। लेकिन कंसोल नहीं, कंसोल तो फिर नुकसान हो जाएगा किसी दिन, बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, नाइस टीचिंग। और नेक्स्ट वीक मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय।